गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके मिस्टर रचित, चैनल नेम फिजिक्स गुरु, रचित सर फिजिक्स गुरु। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। और 11th क्लास के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सभी बच्चे अपनी क्लासेस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स हों, 10th क्लास में जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आएँ। सभी बच्चे, चाहे वो न्यू हैं या ओल्ड हैं हमारे पास, वो सभी बच्चे आकर यहाँ से एक आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। एक एप्लीकेशन सेटअप करनी होगी हमें आपके फ़ोन में। आईडी पासवर्ड लेकर जाइए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कराइए और अपना आईडी और पासवर्ड लेकर जाइए यहाँ से, ताकि आपकी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन रेगुलर चल सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास में यूनिट एंड मेज़रमेंट। जो टॉपिक नेम है हमारे पास में यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट हमारे पास आज चैप्टर नेम है और इसमें आज हम कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों को एक नेम ऐसा बताऊंगा जिसने कुछ इस तरह का हमारे पास में बेसिक सा कंसेप्ट दिया जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस ह्यूमन का नाम है हमारे पास रिचर्ड RECHARD, रिचर्ड फीमैन। रिचर्ड फीमैन का कहना ये था कि हमारे पास में अगर कोई भी हम क्या करते हैं, कोई ह्यूमंस आपस में कोई वर्क कर रहा है, जस्ट इमेजिन करिए कि अगर हम क्या करते हैं कि कहीं पर घूमने के लिए गए तो सपोज दैट हमारे पास में यहाँ पर हम नाम रख देते हैं। एक बच्चे का नाम हो गया है, यहाँ पर रख देते हैं क्या नाम, चलो अच्छा सा नाम ले लेते हैं, कोई भी है, जैसे लाइक दिस मुस्कान नाम ले लिया हमने। मुस्कान थी और इधर हमने ले लिया है अंजलि, ये अंजलि ने। अच्छा जी, अब मुस्कान और जो अंजलि है वो कहीं पर जाकर कहीं टूर पर गए और टूर पर जाने के बाद में लूडो खेलने लग गए। लूडो, जब वो लूडो खेलने लग गए तो लूडो खेलते समय उन्होंने जिस तरह का हमारे पास लूडो में एक प्लान बनाया, जो लूडो का या तो मोबाइल फ़ोन में खेलने लग गए वो। और जब वो मोबाइल फ़ोन में खेल रहे थे, इनको जो ऑब्जर्व कर रही है कोई भी एक सुंदर सी लड़की, कोई भी एनीवन समथिंग, कोई भी आप ले सकते हो, कोमल नाम का एक बच्चा इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। अब अंजलि और मुस्कान देखा कि उन्होंने जब लूडो का गेम फ़ोन में स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि भाई कोई मतलब क्लिक करता है तो वो 1 6 3 इस तरह से आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि जब 6 आया तो जो उनकी गोट जिसे बोलते हैं वो निकल के उसके जिस तरह से वो डायग्राम वो बने होते हैं, डायमेंशंस बने होते हैं, उनमें आ जाता है। ऐसे जब इसका 6 आया तो वो भी खुल गया। तो इस कोमल ने उस चीज़ को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों का तो नेचर हो गया है, ये क्या हो गया है, नेचर। कोमल उस चीज को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्व करने के बाद में ये क्या बनाती है, लॉ। देखिए, लॉ से कभी नेचर नहीं बनता है, नेचर से लॉ बनता है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं कि मैं किसी के घर गया और घर जाने के बाद में किसी बच्चे ने मुझे नींबू पानी पिलाया। जब वो नींबू पानी उसकी मम्मी बना रही थी तो मैं उसे देख रहा था। जब वो नींबू पानी बना रहे थे तो मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने पहले क्या किया, सिंपल वाटर लिया, उसमें हल्का सा काला नमक डाला, उसमें नींबू को निचोड़ा और उसे मिलाने लग गए, चीनी के साथ मिलाने लग गए घोलने के बाद में। और फिर उसमें उन्होंने बर्फ़ डाली और ठंडा पानी मिला दिया। मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो नेचर है उनका, वो काम कर रहे हैं। मैंने कभी उससे पहले नहीं देखा था, तो ये मैंने जब देखा तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन हो गई उस चीज़ को, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। जब ऑब्जर्व किया उस चीज़ को तो मैंने दिमाग में, यार इन्होंने तो काम किया, अब मैं उसे क्या करूँगा, प्रैक्टिकली वर्क करूँगा। क्या करूँगा, प्रैक्टिकली वर्क। तो देखिए, वो तो उनकी नेचर है उनका, उस नेचर को देख के हमें क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। जैसे कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो देखो, सेब तो पहले भी गिरते थे, क्या फ्रूट्स जो पेड़ पर लगने वाले होते क्या वो नीचे नहीं गिरते थे, गिरते थे, लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर।
जब सेब न्यूटन के सिर पर गिरा तो उन्होंने उसे क्या किया, ऑब्जर्व किया। भाई सेब गिरा कैसे, बाकी नेचर तो था पहले ही, सेब पहले भी गिरते थे, एंड अदर फ्रूट्स भी जो पेड़ पर लगते वो भी गिरते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन की बात है कि हम ऑब्जर्व कितना कर पाते, ये हमारी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब न्यूटन साहब ने उसे देखा कि भाई सेब गिरा है नीचे, तो उन्होंने उसी के बेसिस पर क्या बना दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया। यानी कि नेचर को देखकर क्या बनाया जाता है, लॉज बनाया जाता है। तो इसी बेसिक कंसेप्ट को लेकर हमारी जो फिजिक्स है वो आगे चल रही है। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, नेचर में जो होता है उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद में फिर हम उसे क्या बना देते हैं, उसके ऊपर लॉ बना देते हैं। जैसे कि मैं मूविंग कर रहा हूं, अगर मेरे जूते भी स्मूथ सरफेस के होते और ये जो रास्ता है ये भी स्मूथ सरफेस का होता, ये जो सरफेस है दोनों स्मूथ सरफेस होते, तो क्या मैं चल पाता, नो। इनमें से एक सरफेस, चाहे वो मेरे जूते का सरफेस हो चाहे फर्श का सरफेस हो, इन दोनों का जो सरफेस है इसमें एक स्मूथ होना चाहिए था, एक कैसा होना चाहिए था, रफ होना चाहिए। तभी हम क्या, तो पहले इस चीज को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। अब जैसे मैं चलता हूं तो चलने के बाद में जैसे मेरा राइट पैर आगे की तरफ है, तो जो मेरा लेफ्ट पैर है उसका जो हमारे पास में एडी होती है वो थोड़ा सा ऊंचा उठती है, तो इसे ऑब्जर्व किया गया। जब ऑब्जर्व किया तो इन्हीं के बेसिस पर हमने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, जिसमें क्या निकल के आया, फ्रिक्शन फोर्स निकल के आया। तो बच्चा पार्टी आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, लॉ से नेचर नहीं बनते हैं, नेचर से लॉ बनते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात कह दी रिचर्ड फीमैन ने। तो अब हम जो आगे बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात। तो चलिए हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which measured by instrument and described by physical world, described by physical world। कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजर्ड की जाएंगी किससे, इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट की जाती है। पावर है, वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट की जाती है। एंड डिस्क्राइब बाय फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में वो बराबर रहेगा किसके, NU के बराबर। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास में, ये न्यूमेरिकल यूनिट है हमारे पास, और u क्या है, यूनिट ऑफ कंपैरिजन है हमारे पास। NU से मेजरमेंट किया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारे पास क्या आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम ड्राइव क्वांटिटी हम कह सकते हैं, ड्राइव यूनिट्स या ड्राइव जो हमारे पास, हम इन्हें फिजिकल क्वांटिटी का ही नाम देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी है ये हमारे पास में। तो चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं ड्राइव यूनिट। इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं हमारे पास में, सप्लीमेंट्री। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पर कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले ये आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर लेते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं।
फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? दीज आर दोज क्वांटिटी, these are those quantity which does not depend on other quantity, जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें। फंडामेंटल क्वांटिटी दीज आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, किसी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड, जो अपने आप, जो किसी अनदर क्वांटिटी से मिलकर ना बने। तो जैसे कि मैंने इन्हें कर दिया है, जैसे ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया उनके डायमेंशंस, ये हो गया उनका यूनिट, और ये हो गया उनका सिंबल। क्लियर? तो सबसे पहली क्वांटिटी हमने लिया मास। मास की जो डायमेंशंस होगी वो m होगा। हमेशा डायमेंशंस को बड़े ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, ये याद रखना है, क्लोज रखना है, क्योंकि फिक्स रहेगा क्वांटिटी। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो सिंबल लिखोगे आप लोग वो क्या लिखोगे? केजी। सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ। लेंथ का जो डायमेंशंस है वो क्या है हमारे पास? L, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। थर्ड क्वांटिटी है मास लेंथ, इसके बाद आ गया टाइम। टाइम की जो डायमेंशंस होगी वो क्या होगी? T। टाइम की डायमेंशंस क्या होगी? T। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, और सेकंड को कैसे लिखोगे? S। फोर्थ क्वांटिटी है मास लेंथ टाइम टेम्परेचर। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो डायमेंशंस होगा वो क्या लिखोगे? K। यूनिट होगी इसकी केल्विन। केल्विन को आप K से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी। फिफ्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर, इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशंस होगी वो क्या लिखोगे? A। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। लिखोगे किस तरह से? A से। सिक्स क्वांटिटी है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी हमारे 12th ग्रेजुएशन बेसिस, पोस्ट ग्रेजुएशन या MSc MTech कर लो, फिफ्थ क्वांटिटीज ये आपके सामने फेस होंगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशंस होगी वो क्या लिखोगे? CD। इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला, सिंबल क्या लिखोगे? CD। नेक्स्ट क्वांटिटी लास्ट एंड फाइनल 7 फंडामेंटल, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो डायमेंशन लिखोगे वो लिखोगे मोल। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल। लिखोगे किस तरह से? मोल। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। कहीं पे भी मास आता है तो m लिखोगे, लेंथ आता है L लिखोगे, टाइम आता है T। यूनिट्स आपके सामने, आप पॉज करिए, इन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं। इफ एनी वन प्रॉब्लम देन डायरेक्ट कॉल टू मी 9671738670। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। प्लीज गलत कमेंट ना करें। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, डिसलाइक ना करें। अगर आप लोगों को कुछ ऐसे हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं किसी न, तो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो उस चीज़ को आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से आपको टॉपिक लिया, बट नॉट दिस इज द ओबीडिएंट। ये कहते हैं ना, इस तरह का नेचर होता है लोगों का कि उसमें कहीं ना कहीं कमी निकालना। तो मुझे अप्रिशिएट करिए ताकि मैं आप लोगों के और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो डिसलाइक करने की कोशिश ना करें। जिस तरह से मैं कल देख रहा था कि 11
12th क्लासेस में अभी तक डिसलाइक नहीं आए, जो 11th क्लास में पहली बार, और मुझे नहीं लगता कि वो पुराने न्यू स्टूडेंट्स होंगे, वो उनके ब्रदर सिस्टर ये हो सकते हैं। तो इस तरह का अपना जो नेचर है वो शो ना करें। अगर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो डायरेक्ट कॉल टू मी, आप डायरेक्ट कॉल करिए मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाके काम करिए, अपना वर्क करिए, कमेंट में कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है डायरेक्ट फ़ोन करिए हमारे पास, तो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह सकते हो। इसमें सिर्फ ओनली 2 क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लेन एंगल डिनोटेड बाय थीटा, थीटा से डिनोट किया जाएगा, जो बराबर होता है आर्क अपॉन में रेडियस के, आर्क अपॉन में रेडियस। लाइक दिस, ये हमारे पास इस तरह से एक सर्कल हो गया है, ये हमारे पास रेडियस r हो गया है, ये हमारे पास एंगल बना रहा है थीटा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया r, और ये क्या हो चुका है हमारे पास रेडियस। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, थीटा एंगल निकाल सकते हो। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट हमारे पास होगी रेडियन, यूनिट क्या होगी रेडियन। नो डायमेंशंस, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, इस बात को याद रखें। क्लियर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड एंगल, नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जो डिनोट किया जाएगा वो एस आर से डिनोट किया जाएगा। किससे किया जाएगा, एस आर से, और ये बराबर जो होता है डी ए अपॉन में आर स्क्वेयर, डी ए अपॉन आर स्क्वेयर। जस्ट इमेजिन करिए, हम इसे सॉलिड एंगल को कैसे निकालेंगे कि एक बहुत बड़ी बॉडी है ऊपर दिखाई दे रही है, लाइक दिस। अगर हम बात करें, क्या नाम दूं, लाइक दिस, बहुत बड़ी बॉल है हमारे पास ऊपर है, वो बहुत बड़ी बॉल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इस तरह सबमिट हो रही है, वो इस तरह से फैला हुआ है, समझ में आ रहा है, इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया है, इस तरह से ये पर्टिकुलर पॉइंट इमेजिन कर लो, और वो इस तरह से हमारे पास ये बहुत बड़ी जो बॉल है वो इस तरह से। तो ये तो क्या हो गया उसका डी ए यानी कि एरिया हो गया, ये क्या हो गया उसकी रेडियस हो गया। तो ये जो एंगल मेजरमेंट करेंगे इस पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। यूनिट हमारे पास स्टर्डियन में लिखोगे आप लोग STERDIAN, जिसे आप लोग SR से डिनोट कर सकते हैं। इसकी भी हमारे पास नो डायमेंशंस होगा। क्या होगा, नो डायमेंशंस। क्लियर है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पुट करने की आदत डालिए। जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं डालोगे तब तक कोई आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। क्लियर है। आप डायरेक्ट फोन करिए, अब तो आप लोग क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वीडियो आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग फोन कर सकते हैं कि सर हमें वहाँ पे पॉइंट जो टाइम है वो टाइम नोट कर लीजिए। टाइम जहाँ पे चल रहा है, सपोज दैट हमारे पास 1842 का टाइम चल रहा है, तो 1842 पर आप लोग स्टॉप करिए, वहाँ से फ़ोन करिए, सर मेरे पास मैंने वीडियो देखी है वहाँ पे इतने टाइम पर वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ एक बार आप ओपन करके देख लीजिए, मैं बता दूंगा उस चीज़ को। क्लियर है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास में अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के। ये हो गया है, पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, इस नोट्स बनाइए। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहोगे, मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप लोग घर पे एंजॉय कर रहे हो, मेरी वीडियोस का भी आनंद उठाइए। और दूसरा कि मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप लोग अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने हाथों से नोट्स बनाने की आदत डालिए। जब तक आप लोगों के अपने हाथों के जो नोट्स होंगे, अगर आप उन्हें क्लियर करोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बुक्स या फिर किसी अनदर टीचर के नोट्स या फिर किसी चीज़ को बार बार उसी चीज़ को एक फिक्स क्वांटिटी में स्टोर करके रखोगे तो वो कहीं नहीं होगा। जब तक आप खुद
कुछ करने की इच्छा नहीं जगाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। उन फिजिकल क्वांटिटीज में आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले इस तरह से ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद में ये हमारे पास हो गया उनका फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद में ये हो गया डायमेंशंस, और डायमेंशंस के बाद हो गया उसका यूनिट। क्लियर है? तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, सबसे पहले क्वांटिटी हमने क्या लिया है? सबसे पहले ले लिया एरिया। एरिया किसी का भी ले लो, सिलेंडर का ले लो, स्फीयर का ले लो। एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसमें रेडियस का स्क्वायर ही आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को डायमेंशंस L होता है, ब्रेथ की डायमेंशंस भी L होगा। L से L की मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर, मैं बार बार कह रहा हूं डायमेंशंस को बड़े ब्रैकेट में रखना, L स्क्वायर आ गया। और लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है हमारे पास फॉर्मूला बन गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ को भी L से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ब्रेथ को भी L से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हाइट को भी L से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा L की पावर 3। क्लियर है? इसकी जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर क्यूब। क्लियर है? नाउ थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो गया m, वॉल्यूम के डायमेंशन सारा L क्यूब, तो इसे सॉल्व करेंगे तो m L की पावर -3, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगा, m L की पावर -3। मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? डेंसिटी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोग डेंसिटी ऑफ वाटर, सही है, ये वाटर ऊपर आएगा। रिलेटिव डेंसिटी हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है हमारे पास में, दोनों की डेंसिटी है। ये भी हमारे पास m L की पावर 3 आएगा, ये भी m L की पावर 3 आएगा, तो डायमेंशंस क्या आ गया? 0। इसकी यूनिट भी कोई यूनिट क्या लिखोगे? नो यूनिट। चेक कर लेना एक बार फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये आप लोग नोट करना। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास में स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का हो गया L, टाइम का क्या हो गया T, तो हो जाएगा LT-1। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स, तो हो गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास स्पीड के बाद में स्पीड हो गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया है, हम वेलोसिटी ले सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वो भी L से रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम को भी T से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी डायमेंशंस भी LT-1 होगा, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात ये की है, भाई मुझे जाना है कहां पर? मुझे जाना है बल्लभगढ़। कहां जाना है? बल्लभगढ़। अब बल्लभगढ़ पहुंचने के लिए मेरे पास रास्ता एक यहां से पलवल से सीधा बल्लभगढ़ के लिए गया हुआ है, सीधा डायरेक्ट।
एक रास्ता मैं सिलेक्ट करता हूं कहां से कि मैं पहले यहां से फतेहपुर के लिए निकलता हूं और फिर फतेहपुर से बल्लभगढ़ के लिए। डिस्टेंस कौन सा ज्यादा पड़ेगा? जो आप पलवल से फतेहपुर और फतेहपुर से बल्लभगढ़ के लिए डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यानी कि वो शॉर्टेस्ट पाथ, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को शो करेगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लाइक दिस आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया है हमारे पास में, ये ए, ये बी और ये क्या हो गया? सी। ये हमारे पास बल्लभगढ़ है, हमारे पास में क्या है? बल्लभगढ़। चलो यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बी से बल्लभगढ़ हो जाएगा, ये हो गया सी। तो देखिए एक रास्ता तो सीधा है, ए से बी चले जाइए, लेकिन एक रास्ता आपका ए से लेकर सी और सी से लेकर बी, एक रास्ता इस तरह से कवर कर रहे हो। तो कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ है? ये वाला। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड ए सी प्लस सी बी दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ओके, तो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी के बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल हो गया हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। देखिए वेलोसिटी का जो डायमेंशन आया वो कितना है? एल टी माइनस वन। टाइम का कितना आ गया? टी, तो कितना आ जाए? एल टी माइनस टू। कितना आ गया? एल टी माइनस टू। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अगर फिर भी क्लियर ना हो तो बेटा हो सकता है डेंसिटी ऑफ वाटर थोड़ा सा डाउट है, बाकी क्लियर कर लेना, उसे डोंट माइंड मत करना। डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बाकी सही भी हो सकता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मेरे हिसाब से सही है, आगे फिर भी एक बार चेक कर लेना। ओके, इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम रफ करते हैं, आप पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। मैं कुछ डायमेंशंस कराऊंगा, उसके बाद आप लोग घर से बैठे बैठे अपनी बुक्स निकालिए, बुक्स निकाल के आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वांटिटी है हमारे पास फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए इन डायमेंशंस का ये फायदा, जो बच्चा यहीं पे डायमेंशंस क्लियर कर लेता है ना, उसके लिए फिजिक्स आगे आगे चलकर इजी बनता चला जाता है। अगर आप यहीं पे प्रॉब्लम्स खड़ी करोगे, प्रॉब्लम आगे जाके बन सकती है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास का फॉर्मूला, मास के डायमेंशंस हो गए m, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशंस आया था वो आया था lt माइनस टू। तो ये डायमेंशन बन जाएगा m lt माइनस टू। याद करने की जरूरत है, बहुत सारी डायमेंशंस में फोर्स से काम चलेगा। mlt माइनस टू हो गया है, और इसकी जो यूनिट होती है, अगर आप यूनिट बनाओगे तो मास का किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। बट डियर स्टूडेंट, फोर्स को एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन किया गया था बाय न्यूटन साहब के द्वारा, और उन्होंने अपने नाम से इसको यूनिट दे दिया, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन। क्या हो गया है? न्यूटन। और न्यूटन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे? कैपिटल एन से। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स के बाद में हमारे पास आ गया वर्क। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन कितना आया है? mlt माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या था? l, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू, ml स्क्वायर t माइनस टू। तो फोर्स का ये आ गया है, इसकी यूनिट भी क्या रहेगा? वर्क का अगर हम डायमेंशंस निकालें तो किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड में, बट वर्क को जो डिफाइन किया था वो जूल साहब ने किया था, इसलिए अपने नाम से यूनिट कर दिया है। तो जूल का हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जे से। नेक्स्ट है हमारे पास 10। वर्क के बाद में हमारे पास एनर्जी। एनर्जी किसी भी तरह की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो जितनी भी एनर्जी है उन सभी की जो डायमेंशंस, फॉर्मूला एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि वर्क के इक्वल हो सकता है। एनर्जी वर्क के इक्वल होगा, और एनर्जी का जो बेसिक मतलब जो हम डेफिनेशन करें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन को काम करने की जो क्षमता है, वर्क को काम करने की क्षमता एनर्जी। तो वर्क इक्वल टू हमारे पास हो गया
वर्क की जो डायमेंशन थी वो क्या था, ml²t-2। ये डायमेंशन फिक्स रहेगा और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, जूल। मैं बात कर रहा हूं एनर्जी किसी भी तरह की होना। इसके बाद नेक्स्ट 11 क्वांटिटी हमारे पास हो गया पावर। पावर इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन में टाइम। वर्क की डायमेंशंस क्या था, ml²t-2 और टाइम का कितना आ गया, t। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml², ये t जब ऊपर जाएगा डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा -3। क्लियर है, ये ml²t-3 हो गया। तो ये इसकी जो यूनिट होगी, पावर की जो यूनिट होती है वॉट। पावर की जो यूनिट होगी वॉट, और वॉट को जो डिफाइन W से मेजरमेंट करेंगे, कैपिटल W से। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वांटिटी है पावर के बाद में प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गया, फोर्स की डायमेंशंस हो गया है ml_t-2 और एरिया क्या हो गया L²। एक L से L कट गया तो इसकी डायमेंशंस आ जाएगा m, ये L ऊपर जाएगा L-1 और ये क्या बच गया t-2। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी पास्कल। पास्कल इसे PA से डिफाइन करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 13 इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम के बराबर। इम्पल्स इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का कितना आ गया ml_t-2 है, टाइम का कितना आ गया t, तो कितना हो जाएगा ml_t-1। इम्पल्स की जो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन और टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, तो हो जाएगा न्यूटन सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P से डिफाइन किया जाता है, P से डिनोट किया जाएगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशंस क्या होगी m, वेलोसिटी की क्या होगी Lt-1। Lt-1 तो इक्वल हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम मास की यूनिट होगी किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उन्हें पूछिए। आप देखिए इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों की डायमेंशंस क्या आ रही है सेम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में कि ऐसी 2 या 3 डायमेंशंस, जैसे वर्क है एनर्जी की डायमेंशन सेम है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जिनकी डायमेंशंस क्या होगी सेम होंगी। तो हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग कभी भी आपके सामने फेस हो सकता है, तो उन्हें याद करना है आप लोगों को अच्छी तरह से। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप इन्हें पॉज करके नोट कर सकते थे, नोट्स बना सकते हो इनके बेसिस पर। मैं भूल रहा हूँ कितने क्वांटिटीज़ हो गई हमारे पास में, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्वांटिटी हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं भूल गया हूँ मैं। चलिए शायद 15 क्वांटिटी है, 14, 15। चलिए देख लेते हैं। 7 क्वांटिटी उसमें थी, 8, 9, 10, 11, 12, 13। चलो 14 क्वांटिटीज लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L होता है, L बराबर होता है R क्रॉस P। R क्रॉस P, P क्या है लीनियर मोमेंटम है, R क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो R P लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस क्या आया, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी Lt-1 और R परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना आ गया L। तो इसकी डायमेंशंस कितना आ जाएगा हमारे पास ml²t-1। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर और है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये इसका यूनिट आ सकता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, मैं इधर लिख देता हूँ। इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वांटिटी है स्ट्रेस।
नेक्स्ट क्वांटिटी हो गया हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया। देखिए बेटा स्ट्रेस और फोर्स सेम है हमारे पास में, दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। इनके जो डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, जब इन प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में स्टडी करोगे वहां पे आप लोग पता लग जाएगा। बाकी स्ट्रेस के बारे में मैं आपको लोगों को बता दूं कि स्ट्रेस जो लगाया जाएगा वो इलास्टिक बॉडीज पर लगाया जाएगा। इलास्टिक बॉडीज, दीज आर दोज बॉडीज व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी देन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, जब व्हेन रिलीज तो देन बॉडी एक्चुअल पोजीशन, जो बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हटाते हैं, अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, फोर्स हटाते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल, लाइक दिस स्प्रिंग, स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, जैसे हम फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी दोबारा से अपनी उस शेप में आ जाएगी। तो वहां पे स्ट्रेस लगाया जाता है। फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशंस क्या हो गया, mlt-2 हो गया है। एरिया क्या हो गया, l स्क्वायर, एक l से l कट गया है तो डायमेंशंस क्या आ गया, m l-1 t-2। इसकी जो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट 16 क्वांटिटी हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए कोई भी डायमेंशन चेंज करोगे, सपोज दैट स्प्रिंग थी उसकी लेंथ l है, हमने प्रेशराइज किया उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई डेल l, तो कितना डायमेंशन में चेंज आया, डेल l। ओरिजिनल डायमेंशन क्या थे, l। चाहे लेंथ छोटी है बड़ी है, लेंथ तो लेंथ रहेगा तो l से l कट जाएगा ना, इसकी ना तो कोई डायमेंशन होगी, नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस एंड नो यूनिट, ना तो इसकी डायमेंशंस होगी और ना ही क्या होगी, यूनिट रहेगी। नेक्स्ट 7 क्वांटिटी है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम, यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड t, यानी कि डायमेंशन आ गया t-1। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज मतलब hz लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, hz। नाउ 18 क्वांटिटी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बाद में हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कर लें या कुछ और क्वांटिटी लें पहले, और मेन क्वांटिटीज क्या बच गई हमारे पास, 17 फ्रीक्वेंसी हो गया है। इसके बाद में चलिए एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए, पहले आप लोग एंगल ले लीजिए। तो हमने ले लिया एंगल, एंगल हमारे पास थीटा, थीटा बराबर क्या होगा, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर की डायमेंशंस भी क्या होगी, एल, रेडियस की डायमेंशंस भी क्या होगी, एल, एल से एल कट जाएगा, ना तो इसकी कोई डायमेंशंस होगी, नो डायमेंशंस एंड नो, लेकिन यूनिट रहेगी, यूनिट क्या रहेगी इसकी, रेडियन, जिसे हम आर ए डी से डिनोट कर सकते हैं, आर ए डी से डिनोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहां से मिटा दें, आगे स्टडी करते हैं हम, पॉज करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आज हम 20 क्वांटिटीज कराएंगे, बाकी कल कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 19 क्वांटिटी है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन में टाइम, एंगल अपॉन टाइम यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, टाइम का क्या हो गया t, तो इसका क्या आ जाएगा t-1, लेकिन इसकी जो यूनिट रहेगी वो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, अपॉन में टाइम है तो रेडियन पर सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में क्या आ गया, टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या, डायमेंशंस क्या है, t-1 अपॉन में क्या हो गया t, ये t ऊपर जाएगा तो डायमेंशंस क्या हो गया t-2, यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है।
तो बच्चा पार्टी आज मुझे 20 क्वांटिटीज करानी थी आप लोगों के लिए। आगे हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होगी उसमें आगे हम और क्वांटिटीज कराने वाले हैं, सारी डायमेंशंस कराने की कोशिश करेंगे हम। बाकी आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनमें आप लोग अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है रचित सर फिजिक्स गुरु के नाम से, आप लोग ये चैनल आगे डिलीवर करिए ताकि उनसे बहुत बोलिए कि लाइक करें और सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आप लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहेगा मुझे, आप लोग इंकरेज करते रहोगे तो मैं खुश होकर और अच्छी वीडियोस बना आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगेन आप अपने घरों पे सुरक्षित रहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल, चाहे वो न्यू स्टूडेंट है चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि आप लोग स्कूल आइए, स्कूल आने के बाद अपना ID पासवर्ड लीजिए, एप्लीकेशन स्टोर करिए, स्टोर करने में रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराइए और अपनी क्लासेस का लुत्फ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।